जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 6565 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 30 जून से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की वैकेंसी है, जिस पर आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, यानी कि 29,200 रुपये आपका इनिशियल पे रहेगा। एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी, इस पर आपका इनिशियल पे 19,900 रुपये रहने वाला है। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल पर 18 से 33 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर 18 से 30 है। साथ ही गाइज आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उस पर 6,242 पोस्ट है और ग्रेड फर्स्ट पर 323 है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गाइज आप ये जो फॉर्म है यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया भाई कि 30 जून 2026 से भर सकते हैं। एंड अगर बात करें एज लिमिट में छूट की, तो SC/ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी और एज आपकी 1 जुलाई 2026 तक काउंट की जाएगी। अब गाइज अगर ये जानकारी जानने के बाद आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म कैसे भरना है वो जान लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अब जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्म की सभी जानकारी थोड़ा सरल लैंग्वेज में आ जाएगी, जिसमें कि आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देख सकते हैं कि ग्रेड फर्स्ट पर क्या चाहिए और ग्रेड 3 पर क्या चाहिए। ग्रेड 3 पर आपसे 10वीं मांगी है और ITI मांगी है। साथ ही गाइज अगर आपके पास ये ना हो तो आप 10वीं, साथ ही आपने एक्ट अप्रेंटिस अगर की है रिलीवेंट ट्रेड के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी जानकारी जानने के बाद अब आप इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है 2024, 2025 या 2026 के अंदर, तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पुराने वाले अकाउंट को ही यूज करना होगा, क्योंकि उसमें आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इसी के बारे में आपको यहाँ पर नोट करके बोला भी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करके 2 माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप पहले वाला माध्यम सेलेक्ट करते तो आप वो नंबर डालेंगे जो आपका आधार के साथ में लिंक है। जनरेट आधार OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। एंड सेकंड है आपका अकाउंट क्रेडेंशियल का, इसमें आप रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था, और ये आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। फिर सेलेक्ट करना होगा कि कौन से चीज़ पर आप OTP चाहते हैं, आपके नंबर या ईमेल जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आप ये वाला पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करिए। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज ये जानकारी तो मैंने जो बताई है, ये तो बताई है मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 में कोई फॉर्म भरा है। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार ये टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, कोई अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर नहीं है, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर इसमें बोलना है कि हाँ मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मैंने कोई इसमें अकाउंट क्रिएट नहीं किया, पहले मैं फ्रेशर हूँ, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो फिल करेंगे। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरल
जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स है, जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ओटीपी ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर। जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब आपको सिलेक्ट दी आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। जिस आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आरआरबी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आई एम नॉट करंटली डिब्रेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि मैं किसी आरआरबी के द्वारा या आरआरसी के द्वारा डिब्रेड यानी कि ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हूँ, नहीं निकाला गया हूँ, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है आई हरबे कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड दिस सीएन, यानी कि नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर जो आप यहाँ पर वैकेंसी देख पा रहे हैं ये आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है। अगर आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप पहले वाले के ऊपर क्लिक ना करके सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको आपका यहाँ पर जो आरआरबी है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सेम वे पर इस तरह से टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज क्योंकि मैं पहले से इसके अंदर रजिस्टर हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से जो भरी हुई है वो फैच कर ली गई है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पहला सवाल है मैरिटल स्टेटस का, तो अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, जो SC ST और OBC को एंड फीमेल को जो छूट मिलती है क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपको पूछा कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, और उसके बाद में यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जिसके तहत आपको फी वेवर चाहिए उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बेसिकली ये सवाल उनके लिए भी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जनरल OBC से 500 रुपये फीस ली जाएगी और बाकी कैटेगरी से 250। जब आपका CBT हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, चाहे आप वो पास करे चाहे फेल करे, तो गाइज आपको जनरल OBC को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप इसमें नो
कर देते हैं तो गाइज जो फीस रिफंड होती है वो रिफंड आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि हमें फीस रिफंड नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर गाइज आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। एंड इसमें आपको सभी को यस ही करना हो कि हाँ मैं अपनी फ़ीस रिफ़ंड चाहूँगा जब भी फ़ीस रिफ़ंड का प्रोसेस आपसे कराया जाए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मदर टंग। तो भी जो भी आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वही आपकी मातृभाषा कही जाती है। तो आप यहाँ पर अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इनमें से जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, कोई तिल हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है। फिर सेकंड निशान, ये तो आपने पहला मार्क लिख दिया, अब आपको दूसरा मार्क जो भी आपकी बॉडी के ऊपर है एक से ज़्यादा, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आपके सामने कम्युनिटी डिटेल आएगी। इसमें गाइज आपको बता दूं, अगर आप जनरल है, अनरिजर्व हो, तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। आप सिंपली नीचे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे, जहां पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट एड्रेस के सेक्शन में कंप्लीट एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस है, और जो आपका नज़दीकी सिटी है वो आप डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो अनटिक करके अलग से इस तरफ परमानेंट एड्रेस फिल करके सेव करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बट गाइज अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे। चलिए दिखाता हूँ एक करके कि किसके सामने क्या ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ पर एसटी सेलेक्ट करते हैं, आप एसटी कैटेगरी से आते तो आपको बोला है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वही रिजर्वेशन के लिए योग्य होंगे, बाकी कोई योग्य नहीं होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल का ही बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते तो आपसे सेम सवाल बोला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के द्वारा बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको यहाँ पर बोला है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन रिक्वेस्ट फॉर्मेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 एंड वैलिड फॉर द ईयर 2025-2026 एंड इशू ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 14 जून 2026 इसके बाद का भी ना हो, 1 अप्रैल से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज अगर आप कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी, तो आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर है उनको यहाँ पर जैसे कि जनरल को कंसिडर किया जाता है, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता उनको क्रीमी लेयर वालों को एज जनरल कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो फिर गाइज आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम रहनी चाहिए। जिसकी इससे ज़्यादा होगी तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप एसटी है तो भी आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे पूछा नेम ऑफ द कास्ट। तो आपकी कास्ट क्या है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का वो कुछ इस तरह का रहेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सेंट्रल का ये बना हुआ है, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपकी जो कास्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। इसी में अगर आप सर्टिफिकेट को पढ़ेंगे तो एक जगह पर आपको आपकी कास्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग टू द तेली कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट है वो तेली कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, अब यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है, तो आपको यहाँ पर वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देना है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से ये जो यहाँ पर पोस्ट है इन पोस्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सी पोस्ट ने जारी किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लिख करके तहसीलदार लिखा है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट को लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर तहसीलदार
इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इशू स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है। उसके बाद में कौन सी डेट में जारी हुआ है वो भी आप यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देख सकते हैं। तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बट गाइज ये भी ध्यान रखना है कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का होगा वो मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको नया बनवा करके यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट एड्रेस है नीचे, अब और आपका परमानेंट एड्रेस है। इसमें गाइज आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस आपका जो भी है वो आप एड्रेस के सेक्शन में डालेंगे। फिर आपका जो प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है या मेजर टाउन है आपका वो आप भर देंगे इस सेक्शन में। पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो यहाँ पर टिक करके सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा और आपको कहना है कि आई हियर बाय कंसेंट दैट माई रिफंड में बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद माई मेंशन आधार नंबर। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर टिक करना। कुछ सवाल है जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आप एक एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है आपको यहाँ पर आपका करंट एम्प्लॉयमेंट, तो आपका करंट डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप अभी कोई जॉब नहीं करिए, क्या छोटी मोटी जॉब करे तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। फिर पूछा कि क्या आपके पास एनएसी है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, तो आप जो कि आपने एनसीवीटी के द्वारा किया हो तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको बताना हो कि कौन से ट्रेड में आपने किया है और कब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, कब तक ट्रेनिंग की थी, और इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, उसका आपको आंसर देना है यस या फिर नो। अगर यस तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, मार्क्स ऑब्टेंड और फुल मार्क्स, अगर नहीं तो नो। एंड अगर आपके पास ये नहीं है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, कोर्स कंप्लीट किया हो आपने रेलवे के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, तो आप सिंपली नो कर दीजिए कि मैंने नहीं किया। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी। यहाँ पर गाइज आप पहले तो आप वो नंबर डालिए। बेसिकली अगर आपका सवाल आने वाला है ये वाला कि सर क्या मैं किसी और का आधार नंबर दे सकता हूँ जिसमें कि मैं फीस रिफंड चाहूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही यहाँ पर अकाउंट लिंक करें। अगर आपका नहीं हो रहा है और आप किसी और का देना चाहते हैं तो आप किसी और का भी दे सकते हैं, और आपका भले ही लिंक भी हो रहा हो फिर भी आपको अपने फादर का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, किसी का भी अकाउंट नंबर देना है जो कि आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है, इसमें आपकी सैलरी नहीं आएगी, ये सिर्फ फीस रिफंड से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर आपका जिसका भी आपको अकाउंट लिंक करना है उसका नंबर आधार का 12 डिजिट का डाल दीजिए। गाइज अगर कोई इशू ना हुआ तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से अकाउंट लिंक हो जाएगा बहुत ही आसानी में। एंड अगर आपका लिंक नहीं हो रहा है तो गाइज आप उसका डाल लीजिए इसमें आधार नंबर जिसका जो आधार नंबर है और बैंक है वो लिंक हुआ हो। इसके बाद आप सेव करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से भरी हुई है। मैं पहले इसी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रेशर है और पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले ऐड करनी होगी, जिसमें कि आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी स्टेट से आपने 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, किस बोर्ड से की है, उसका नाम आपको लिखना होगा, किस डेट में पास कर ली थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी, आपका 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, फिर एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन, एसएसएलसी 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, इनका 10वीं का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद में उसको ऐड कर देना होगा। इसके बाद में गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर अगर आपने 12वीं की है तो आप 10+2 सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बताएंगे जहां से आपने की है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपकी 12वीं की परसेंटेज डाल देनी है और उसके बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप देखेंगे ITI का ऑप्शन है और NAC का, तो अगर आपने ITI किया तो आप ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना ट्रेड बताएंगे, उसके बाद में स्टेट बताएंगे जहां से आपने ITI की है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है जहां से आपने आपकी ITI की है, और कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने की है उसका नाम भी आपको यहां पर लिख देना होगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी ITI वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर, और उसके बाद में आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, NCVT या फिर SCVT, जिसके द्वारा भी हो वही आप सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यानी कि NTC या फिर
स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि STC जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेना और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना। अगर आपने NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, NAC को, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि किस ट्रेड के अंदर किया है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी देंगे जहाँ से आपने इसको प्राप्त किया। मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको भर करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा जारी हुआ है तो NCVT सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट टाइप आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखा दी है और ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड करने के बाद देखेंगे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर पहले लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा। ये सिग्नेचर के आपको डेमो दी है कि किस तरह का सिग्नेचर रिजेक्ट होगा और किस तरह का एक्सेप्ट होगा। इसी प्रकार से फोटो किस तरह के एक्सेप्ट होंगे, किस तरह के रिजेक्ट, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर फाइनली मैंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिया। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आया है और आपको भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो लाइव वाला, इसमें आपको बैकग्राउंड लाइट वाइट रखना है तभी ये अपलोड हो पाएगा और सिग्नेचर भी इस तरह से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे जैसे दोनों फाइल इस तरह से अपलोड हो जाए और फिर सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा तो आपके जोन के अंदर जो जो पोस्ट के विकल्प अवेलेबल है वो आपके सामने आएंगे। आप किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक करके दे देंगे और फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। और पहले इसमें आपको बताना कि किस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। आपको आपका नाम नहीं लिखना है बल्कि आपको यहाँ पर आपके सिटी का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को चेक करेंगे। और जैसे आप सभी जानकारी को चेक कर ले तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको आपकी फीस का पेमेंट करना होगा और जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा।